बच्चों में आपको लॉज ऑफ मोशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस बता रहा था और उसमें मैंने स्प्रिंग फोर्स बताना आपको शुरू किया। स्प्रिंग फोर्स बता दिया था काफ़ी और इनफैक्ट स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को स्प्रिंग फोर्स समझ में नहीं आया था। शायद उनके पास वीडियो की ब्लरिंग हो गई थी या मेरी वॉइस ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो रही थी, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ चाहे जो भी बात हो। तो कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के लिए हम स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो स्प्रिंग को खींचेंगे और कंप्रेस करना चाहते हैं तो स्प्रिंग को इस प्रकार से अंदर की तरफ दबाएंगे तो स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा। कोई भी एक केस समझ लें स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन, चाहे एक्सटेंशन के फॉर्म में चाहे कंप्रेशन के फॉर्म में, दोनों ही एक तरीके से हमें समझ में आने हैं। तो मैंने पर्टिकुलर जो केस उस दिन भी बताया था उसी को ले रहा हूँ। स्प्रिंग को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की L0 थी। स्प्रिंग के दोनों एंड्स को बाहर की तरफ खींच दिया। बाहर से लगने वाले फोर्स को जो स्प्रिंग को डिफॉर्म करेगा, जिसको मैं डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहूँगा, डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग के बाहर बैठे किसी ऑब्जेक्ट ने स्प्रिंग के ऊपर लगाना है तो उसको मैं एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग भी कह सकता हूँ। सो दिस इज ऑब्जेक्ट वन ऑन दिस साइड ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड ऑफ द स्प्रिंग। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर पुलिंग द स्प्रिंग अवे और उसके कारण से स्प्रिंग को वो खींच के उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण स्प्रिंग की लंबाई कुछ बढ़ गई है। तो मान लिया एक्स स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई, जिसको मैंने स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कहा। तो कई चीज़ें अभी मैंने जो समझानी एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्प्रिंग को डिफॉर्म करने वाला जो ऑब्जेक्ट है इधर भी है इधर भी है, जरूरी नहीं दोनों सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हों। हो सकता है उस साइड कोई वाल हो, इस साइड कोई किसी आदमी का हाथ हो, या दोनों साइड किसी एक आदमी के हाथ हो, या दोनों साइड इस तरफ किसी दूसरे आदमी का हाथ है, इस तरफ किसी दूसरे आदमी का हाथ है। सो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्प्रिंग को खींच रहे हैं। अब बात ये सबसे पहले, बिकॉज दिस इज एक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, सो स्प्रिंग विल रिएक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज द रिएक्शन फोर्स। दिस रिएक्शन फोर्स इज रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स. Similarly, this reaction force is reaction of this force. Because action force is equal and opposite to the reaction force, so to this force of action, this reaction force is equal and opposite. I have written it here. One thing. The other thing is when the spring is deformed, जब भी spring को deform करोगे, चाहे spring की लंबाई आप increase करो या spring की लंबाई आप decrease करो, तो स्प्रिंग को डिफॉर्म करते ही स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का एटम्स के बीच डिस्टेंस चेंज होने के कारण से स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, डिफॉर्मेशन के विरुद्ध, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट। एंड दैट रेस्टोरिंग फोर्स, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम रेस्टोरिंग, इट विल टेंड टू रेस्टोर। ये रेस्टोर करना मतलब जो हानि हुई थी उसको दोबारा से ठीक करना, यानी उसको जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसको नलीफाई करना। तो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण, और रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की लंबाई अगर कम हुई है तो उसको वापस बढ़ाने की कोशिश करता है, और स्प्रिंग की लंबाई बढ़ी है तो उसको वापस कम करने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती हुई दिखाई है। तो स्प्रिंग के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया वो स्प्रिंग की लंबाई को वापस से जितनी पहले थी L0 उतनी वापस करना चाहेगा। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डेवलप हुआ स्प्रिंग के अंदर ही, स्प्रिंग की इलास्टिक नेचर के कारण, इसको रेस्टोरिंग फोर्स भी कह सकता हूँ, बट आई प्रेफर टू कॉल इट स्प्रिंग फोर्स। तो इसको मैंने स्प्रिंग फोर्स बोल दिया है। तो ये जो स्प्रिंग, एक ही एंड को मैं कंसीडर कर लूँ, दूसरा एंड बिल्कुल वैसा ही है। इस एंड पे मैं देख रहा हूँ ये एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट दिस एंड ऑफ द स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन, सो द स्प्रिंग फोर्स दैट इज द रेस्टोरिंग फोर्स, फोर्स produced because of the elasticity of the spring, it is in this direction, it is opposite to this. So this spring force, one thing, it is opposite to this. We will discuss something about it related to this later on, but one thing you must be sure at this point is this spring force, that is restoring force produced inside the spring,
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। आप बहुत आसानी से किसी स्प्रिंग को प्ले करके ये जान सकते हो। किसी जिम में जाकर आप अगर स्प्रिंग्स हैं इस प्रकार से आप करके देख सकते हो, क्योंकि अब तो मैं कैमरे के सामने हूँ, थोड़ी एक्टिंग करके ही बता सकता हूँ। जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग अभी डिफॉर्म्ड नहीं है, स्प्रिंग इतना बड़ा स्प्रिंग है और ऐसा ही है, मैंने दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ लिया, अभी मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में इसमें एक्स की वैल्यू 0 है और स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ, 0, तो इसको खींचना मेरे को आसान होगा। तो शुरू में देखो मैं खींचना शुरू करता हूँ, एक्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, और मेरी एक्टिंग से आप समझना, स्प्रिंग को मैंने खींचना शुरू किया, आसानी से खींच लिया। शुरू में एक्स की वैल्यू बढ़ गई, एक्स की वैल्यू बढ़ गई, अभी मैं खींचता जा रहा हूँ और एक्स की वैल्यू बढ़ गई। अब एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो मेरे लिए खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो जो स्प्रिंग को आप खींचते जाओगे, स्प्रिंग के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, और आपको ऐसे में स्प्रिंग को खींचने के लिए और ज़्यादा बाहर से और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मेरे जितनी भी मसल्स की ताकत थी मैंने लगा दी और स्प्रिंग को नहीं एक्सटेंड कर पाया। इस सिंपल एक्टिविटी से, मेरी एक्टिंग से भी, एक्टिविटी करके देखो, बाकी मेरी इस एक्टिंग से आप इसलिए समझ गए होगे क्योंकि आपने ऐसा कभी खुद फील किया होगा। So one thing I am writing here and I think you know it very well about it, और आप अब इस प्रकार समझ भी गए होगे। तो स्प्रिंग फोर्स इज इन मैग्नीट्यूड directly proportional to x, but in direction also you can learn from here, but before I tell you about its direction, और जो आपने वैसे जान भी ली होगी, पहले इसकी मैग्नीट्यूड को मैं ठीक से लिख देता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी को उठाकर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूँ। इसको मैं k से रिप्रेजेंट किया, और k से ही स्प्रिंग्स के लिए इसको अक्सर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस k को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो बोल ही सकते हैं, स्प्रिंग की स्टिफनेस भी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट विल बी देखो जरा, कि क्या है, फोर्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स इज इन मीटर्स, फोर्स इज इन न्यूटन्स, सो एसआई यूनिट ऑफ के इज, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। सो ये स्प्रिंग की स्टिफनेस की एसआई यूनिट है। सो आई रोट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स related to the deformation in the spring. Next thing, what is how the direction of spring force is related to direction of x. यहाँ इस एंड पे x में, x की डायरेक्शन में इधर दिखाऊं, इसको अगर वेक्टर्स में लिखूं x वेक्टर, तो जो स्प्रिंग फोर्स को भी मैं वेक्टर नोटेशन दूं, सो इफ़ आई डू दैट देन इमीडिएटली यू कैन सी दैट इट विल बी रिटन लाइक दिस, it is minus kx vector. When and also when you are dealing with the vectors acting along same line, so one direction you take positive, the opposite direction you take negative, तो simply मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, spring force is equal to minus kx। ये माइनस साइन इसकी स्प्रिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है भाई, ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है। ये माइनस साइन ये बताएगा कि स्प्रिंग फोर्स x की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो ये चीज़ आपने अभी लर्न कर ली है। और अभी देखो ज़रा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किसके अपोजिट है, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो फोर्स जिसकी सहायता से हमने स्प्रिंग को डिफॉर्म किया है, तो स्प्रिंग फोर्स उस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है स्प्रिंग फोर्स। और जो मैं बता रहा, एक्सटर्नल फोर्स किधर है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्स है। ये सारी बात हो गई है। अभी कुछ किसी कारण से मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था, वापस आ जाता हूँ। जो स्प्रिंग फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में तो मैंने एक्स से तो रिलेट कर ही दिया कम्प्लीटली, और डायरेक्शन इसकी आपको मालूम है इसके अपोजिट है ही है। शुरू में क्या होगा, हमने मान लिया अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स तो जितना लगाना था एकदम से लगा दिया, स्प्रिंग खिंचता जाएगा। एक्स तो शुरू में काफ़ी कम है, अगर ये शुरू में ही फिक्स है, खींचने वाला फोर्स बाहर से जो फोर्स लगाया इन ऑब्जेक्ट्स ने वो तो फिक्स है, शुरू में एक्स है कम, तो स्प्रिंग फोर्स तो है कम, स्प्रिंग और ज़्यादा डिफॉर्म होता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग फोर्स
बढ़ता बढ़ता इतना हो जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगी। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, तो स्प्रिंग के ऊपर जितना बाहर की तरफ फोर्स होगा उतना अंदर की तरफ फोर्स होगा, स्प्रिंग की फर्दर डिफॉर्मेशन फिनिश हो जाएगी, यानी स्प्रिंग और डिफॉर्म नहीं होगा। तो स्प्रिंग कब डिफॉर्म नहीं होगा? स्प्रिंग जब डिफॉर्म नहीं होगा जब स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वलेंट अपोजिट हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज़, जब स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन बंद हो गया है, तो यहाँ से आप इस रिलेशन से एक चीज़ लर्न कर लें। जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट? स्प्रिंग फोर्स। इसको मिटा के मैं क्या कर देता हूँ? स्प्रिंग फोर्स बोल देता हूँ। ये बात मैंने आपको बतानी थी बच्चों। क्या स्प्रिंग, जो डिफॉर्म्ड स्प्रिंग है, यह ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें बार बार इसी की आवश्यकता पड़ने वाली है। स्प्रिंग ने, डिफॉर्म्ड स्प्रिंग ने स्प्रिंग को डिफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया है एफ ऑब्जेक्ट, दिस, क्योंकि पॉजिटिव साइन है मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, एक ही बात है। तो स्प्रिंग, डिफॉर्म्ड स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया? उतना ही जितना स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है। और क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कितना है? -kx है, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx इज इक्वल टू एफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये बहुत हमने यूज़ करनी है। तो टेक केयर, स्प्रिंग को डिफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट पे, रिपीट कर रहा हूँ, स्प्रिंग को डिफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट्स पे स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगा देगा जितना कि स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। स्प्रिंग के इस एंड पे, इस एंड को डिफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट पे स्प्रिंग ने इधर फोर्स लगाया है और इस एंड पे इधर ही स्प्रिंग फोर्स है, देखो इधर, ये दिख गया आपको। सो आई थिंक दिस थिंग इज फिनिश्ड। स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को डिफॉर्म करने वाला फोर्स और स्प्रिंग को डिफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, ये सब किस प्रकार से रिलेटेड है ये मैंने बता दिया है। और मैं यहाँ पर इसी इक्वेशन में अगर इसकी पूंछ थोड़ा और लंबी कर दूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? स्प्रिंग फोर्स एज वेल एज फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग फोर्स एज वेल एज द फोर्स अप्लाइड बाय द spring on the object, they are equal and opposite to the external force and external force। यहाँ पर एक चीज़ और भी, external force ये बता चुका हूँ, नीचे भी मैं एक बार फिर लग देता हूँ, external force is equal to kx। स्प्रिंग को डिफॉर्म करने वाला फोर्स किसके बराबर है? स्प्रिंग में जितनी डिफॉर्मेशन पैदा की इनटू स्प्रिंग की स्टिफनेस। अभी जो मैंने एक्टिंग करके दिखाई थी ना, डिफॉर्म करने वाला फोर्स मैंने जो लगाया था वो उतना ही ज़्यादा था जितना स्प्रिंग में एक्स बढ़ गया था, तो इसलिए मेरे हाथ भी कांपने लग गए थे। सो इट इज़ थिंग आई थिंक ओवर। ये समझ में आपको आ गया है। इसमें जो समझ में नहीं आने वाली अक्सर जो बात होती है वो जो मैंने लास्ट में बताई थी आपको, क्या? स्प्रिंग को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक स्प्रिंग के हम छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं, और जो हमें इस प्रकार बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी इससे उल्टा होगा, स्प्रिंग के एक ही टाइप का स्प्रिंग है, उसके कई पार्ट्स हैं, उनको जोड़ के हमने एक सिंगल स्प्रिंग बनाना है, तो वो दोनों प्रक्रिया एक जैसी हैं। स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग तो हमारे पास ये है ही। स्प्रिंग को एक बार काट के देखें, स्प्रिंग के छोटे टुकड़े बना कर देखें, तो ये देखें अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो उसके टुकड़ों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, अब पहली बार आपके इसमें पढ़ने में स्प्रिंग आया है, और अभी आप देखते जाना हर रोज़ इन एवरी डे इज़ लर्निंग। एवरी डे मतलब कभी ये पकड़ के बैठ जाओ कि एवरी डे मतलब एवरी डे, मतलब तकरीबन ऐसा होगा। हर टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से स्प्रिंग शामिल होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस में बहुत महत्वपूर्ण फोर्स है जिनके ज़रिए हम मैकेनिक्स को आपको समझाने वाले हैं। सो टेक केयर। स्प्रिंग की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं अभी से कई चीज़ें आपको क्लियर करके चल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँगा अभी, स्प्रिंग के अगर हम छोटे टुकड़े काट देंगे,
तो प्रत्येक छोटे टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल स्प्रिंग का जो है उसके साथ किस प्रकार से रिलेटेड होगा। एंड बिफोर आई टेल यू दैट, लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि जब स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं ना बच्चों, तो स्प्रिंग फोर्स जो उसमें डेवलप होता है, अगर एक्सटेंड किया तो अंदर की तरफ के एक्स और कंप्रेस किया तो बाहर की तरफ के एक्स। तो पूरे स्प्रिंग में सब जगह के एक्स से एक्स पूरे स्प्रिंग का चेक करना है हमने। पूरे स्प्रिंग का एक्सटेंशन एक्स है, तो पूरे स्प्रिंग के अंदर, जैसे मैंने स्ट्रिंग के अंदर प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे टेंशन कम्युनिकेट करता हुआ बताया था, तो पूरे स्प्रिंग के अंदर ये के एक्स फोर्स होगा। स्प्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर ये फोर्स के एक्स होगा, और जो क्या करेगा, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। सो अब ये जो बात मैंने अभी बात बताई है कि पूरे स्प्रिंग के अंदर के एक्स फोर्स रहेगा जो स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अगली बात बताने के लिए कि स्प्रिंग को अगर हम काट दें और इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दें तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ किस प्रकार से रिलेट होने वाला है। सो ये मैंने समझाना है आपको, अभी समझा देता हूँ। एक तो स्प्रिंग को जब हम बनाए हैं तो स्प्रिंग की मैं इनको स्प्रिंग की कॉइलिंग्स बोल देता हूँ, स्प्रिंग की वाइंडिंग्स बोल दूँ या कॉइलिंग्स बोल दूँ। ये स्प्रिंग की वाइंडिंग्स हैं इस प्रकार से यूँ। तो स्प्रिंग की डिफरेंट टर्न्स, दिस टर्न्स, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा यूनिफॉर्म स्प्रिंग। इफ़ द स्प्रिंग इज़ यूनिफॉर्म स्प्रिंग मीन्स सारी इसकी जो टर्न्स हैं, टर्न्स इसकी या वाइंडिंग जिसकी या स्प्रिंग की कॉइल्स, इनकी कॉइल्स कह दूँ स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं या वाइंडिंग्स हैं, कई बार इनको थ्रेड्स बोल देते हैं, स्प्रिंग की थ्रेड्स। तो सारी थ्रेड्स बिल्कुल एक जैसी हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही उतनी थिकनेस की मेटल का प्रयोग करके हमने स्प्रिंग बनाया है। हर थ्रेड, एवरी टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स, एवरी टू कंजिक्यूटिव टर्न्स के बीच में गैप भी बराबर गैप है, तो इसको मैं यूनिफॉर्म स्प्रिंग कहूँगा। तो किसी स्प्रिंग को अगर हम यूनिफॉर्म स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, सपोज ये L नोट लेंथ का था और इसमें एक्सटेंशन किया था हमने x, तो आप क्या सोचते हो कि x जो भी ये स्प्रिंग जो खिंच गया तो सिर्फ यहीं से ये दो कॉइल्स हैं इनके बीच में गैप बढ़ेगा या सिर्फ इन दो के बीच में गैप बढ़ेगा? नहीं, प्रत्येक कॉइल प्रत्येक अगली कॉइल से बराबर दूर जाएगी और कंप्रेस करते हैं तो बराबर नज़दीक आएगी। तो यदि L लेंथ के स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन x है तो यूनिट लेंथ में कितना एक्सटेंशन होगा, कितना डिफॉर्मेशन होगा? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ कितना होगा? L लेंथ में डिफॉर्मेशन x है तो L नोट लेंथ में x है तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? x डिवाइड बाई L नोट हो जाएगा। और स्प्रिंग में सब जगह, स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग कहीं भी आप चेक करें तो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स होगा जो कि अंदर की तरफ होगा, हर जगह स्प्रिंग के जो अंदर की तरफ फोर्स होगा, मैं क्या लिखूंगा? इसको kx लिखूंगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो x के अपोजिट है ही है, ये स्प्रिंग फोर्स है। तो अगर मैं स्प्रिंग के दो पार्ट में इसको कंसीडर करना चाहूँ, L1 लेंथ का तो एक पार्ट इसका, L2 लेंथ का एक, मैं यहाँ डायग्राम से आपको बता देता हूँ। स्प्रिंग के मैं दो पार्ट शो करना चाहूँ, अगर ये L1 लेंथ का स्प्रिंग का पार्ट, इनको काट भी सकता हूँ वैसे, L1 लेंथ का ये पार्ट स्प्रिंग का और L2 लेंथ का इधर वाला पार्ट था, और दोनों में कुछ डिफॉर्मेशन होगा। L1 लेंथ के पार्ट में तो डिफॉर्मेशन x1 होगा और L2 लेंथ के पार्ट में डिफॉर्मेशन x2 होगा। तो L1 प्लस L2 तो L नोट है, और x1 प्लस x2 क्या है? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज द टोटल डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, जिसको मैंने x लिखा है।
ऐसे ही L1 प्लस L2 क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो जो अगर मैं इसको एक अलग से स्प्रिंग कंसीडर करूं, इसको भी और इसको भी अलग से स्प्रिंग कंसीडर करूं, और हो भी जाएंगे अलग से, अगर बीच में से इसको काट देता हूं तो 2 टुकड़े बन जाएंगे इसके। तो L1 लेंथ का जो स्प्रिंग बन गया, जो काटने से एक डिफरेंट स्प्रिंग बन जाएगा। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका जो L2 लेंथ का पार्ट बन जाएगा कटने से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो अगर मैं L1 लेंथ के स्प्रिंग को अलग से देखूं, अलग से सिर्फ इसको ही आप देखें, तो भैया ये इधर इस प्रकार से खिंच गया है, तो इसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, खिंच गया तो अंदर की तरफ, इसको सोचो कि मैंने यहाँ से काट दिया इसको, तो अंदर की तरफ जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा कितना, इस स्प्रिंग का खुदे का स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि K1 है, और इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कितना, इतने पार्ट में x1। सिमिलरली इस इधर वाले पार्ट को अलग से एक स्प्रिंग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज हम तो अलग से स्प्रिंग कंसीडर करें तो कितनी लेंथ का स्प्रिंग कंसीडर करेंगे, L2 लेंथ का, कितना डिफॉर्मेशन इसमें x2, क्योंकि एक्सटेंशन है। तो इस पार्ट में भी अंदर की तरफ फोर्स जो डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 इनटू इसमें डिफॉर्मेशन x2। बट यू कैन सी द स्प्रिंग इज एज ए होल द सेम, बिल्कुल सेम ही तो स्प्रिंग है, यही तो है। तो यही है, तो मैंने बताया था अभी कि पूरे स्प्रिंग में सेम ही स्प्रिंग फोर्स होगा। अभी मैंने काटने का की प्रक्रिया की नहीं है, अभी मैं इसको मान रहा हूँ, काटूंगा तो K1 इसका अलग से होगा, उसका K2 अलग से होगा। अगर ये अब इतने पार्ट को जुड़े जुड़े भी मैं तो कंसीडर कर सकता हूँ, तो जुड़े जुड़े ही मैं कंसीडर करूँ तो K1 x1 ये किसके बराबर है और ये Kx के बराबर है। काट दूंगा तो भी, लेकिन काट दूंगा तो फिर x किसका होगा, x वो पूरे स्प्रिंग का होगा जिसका ये पार्ट है। जुड़े जुड़े तो है ही है, काटने के बाद भी आप लिख सकते हो, लेकिन फिर आप ये देखना पड़ेगा K क्या है, उस स्प्रिंग का K जिसका ये बच्चा है। एक मिनट, मैं अभी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ जिससे कि देर तो आपको दिखेगा ठीक से। अभी आ जाएगी लाइट। तो मैंने आपको ये बताया कि ये स्प्रिंग का पार्ट और ये स्प्रिंग का पार्ट भी, जिस बड़े स्प्रिंग के ये पार्ट हैं उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, बड़े स्प्रिंग का, उसमें डिफॉर्मेशन x था। तो जब ये पार्ट बन गए, इसमें डिफॉर्मेशन गया, जुड़े जुड़े ही 2 पार्ट्स कंसीडर किए मैंने, इसमें डिफॉर्मेशन x1, इसमें डिफॉर्मेशन x2। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स K1 x1, इसमें स्प्रिंग फोर्स K2 x2, K1 x1 इज इक्वल टू Kx। सिमिलरली K2 x2 इज इक्वल टू Kx। ये बात आपने ठीक से जान लेनी है। अब अगर अब भी आपको एक क्लियर नहीं होती है तो इस वीडियो को एक बार वापस से देख लेना। एक बार तो मैं भी अभी बता देता हूँ। अगर इसको मैं अलग से एक स्प्रिंग कंसीडर करूँ, चाहे काट के अलग से या यहाँ जुड़े जुड़े हुए ही, इस स्प्रिंग की लेंथ L1 थी और इतने पार्ट में डिफॉर्मेशन x1 हुआ है, तो इतने पार्ट में जो रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, इतने पार्ट का अगर अलग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कंसीडर करूं और जो ये K1 होगा भी अगर ये अलग से कट जाएगा तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स होगा K1 x1। इसी प्रकार से इसका समझ लें K2 x2, लेकिन अभी तो जुड़े हुए ही हैं, पूरे स्प्रिंग में तो स्प्रिंग फोर्स सेम है, कितना Kx। सो K1 x1 इज इक्वल टू Kx। सिमिलरली K2 x2 इज अगेन Kx, ये भी Kx है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, बीच में लाइट गई थी तो थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, वो रिपीट कर देता हूँ कि अगर कट जाएं तो भी ऐसा लिख सकते हो, लेकिन कट जाएं तो फिर आपने देखना पड़ेगा ये K किस स्प्रिंग का है, किस स्प्रिंग से हमने काटे हैं उसका पूरे का K है, और x क्या है, वो पूरा जो स्प्रिंग था उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ था। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताई है। अब सिर्फ हमने ये करना है कि x1 कितना है, और x1 हमारा बस सोचो हो ही गया, कैसे यहाँ से निकलेगा भैया, यूनिट लेंथ के डिफॉर्मेशन, यूनिट लेंथ में जब डिफॉर्मेशन कितना है, यूनिट लेंथ में डिफॉर्मेशन है x डिवाइड बाई L0। तो L1 लेंथ में कितना डिफॉर्मेशन होगा, ये L1 लेंथ है, तो L1 लेंथ में डिफॉर्मेशन x1 होगा। यूनिट लेंथ में डिफॉर्मेशन कितना है, x डिवाइड बाई L0, तो L1 लेंथ में डिफॉर्मेशन इतना। सिमिलरली यूनिट लेंथ में डिफॉर्मेशन इतना है, x डिवाइड बाई L0, तो L2 लेंथ में डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, इंटू L2। सो दिस इज x2।
तो x1 और x2 की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब x1 और x2 की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो अब हो ही गया, इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं मुझे। तो लेट मी क्लियर दिस स्पेस। सो लेट अस हैव इट, और हो ही गया बस अब तो। सो k1 इंटू x1, वट इज़ x1? x1 इज़ दिस x डिवाइड बाई L0 इंटू L1, it is equal to kx. X is cancelled by this x, so this implies k1 is equal to k into L0, k into L0 divide by L1. Similarly इसी प्रकार से आप दूसरे पार्ट का भी लिख सकते हो। क्या? k2 is equal to k into L0 divided by L2. Now listen, if both L1 and L2 they are half of the original spring, that is L1 is L0 by 2, L2 is also L0 by 2. If L1 equal to L2 equal to L0 divided by 2, so you can then see that K1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 2k। नॉर्मली हम जिस प्रकार से सोच लें, अगर हमने जानकारी हासिल इस पढ़ाई के ज़रिए नहीं की है, तो हम ये सोचेंगे जी स्प्रिंग को काट के आधे आधे टुकड़े कर दिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी आधा आधा हो गया। या तो हम ये सोचेंगे, और या ये सोचेंगे कि स्प्रिंग की मेटल तो सेम है और वही मटेरियल है, उतनी थिकनेस इनकी वायर्स के जिनसे स्प्रिंग बना है, या जो भी वायर है या वायर का थोड़ा सा मोटा पार्ट जो भी आप उसको कहें, तो जिस भी मेटल से ये स्प्रिंग बना है वो तो सेम है ही है। तो काटने के बाद भी तो स्प्रिंग की स्ट्रेंथ या स्प्रिंग की स्टिफनेस सेम रहनी चाहिए ना। जितना छोटा स्प्रिंग होता जाएगा उतनी उसकी स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने प्रूव कर दिया है ये। यहाँ पर एक चीज़ और देख लें अपने आप, इस रिलेशन को यूज़ करके चाहे कितनी चीज़ें आप निकाल लेना। अगर स्प्रिंग के हम 3 पार्ट करते हैं बराबर बराबर, तो तीनों पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k 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 हो जाएगा। ऐसे ही 4 पार्ट करते हैं का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? तो अभी जैसे मैंने बताया, स्प्रिंग के अगर 2 पार्ट कर देते हैं बराबर बराबर काट के, तो प्रत्येक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा। ऐसे अगर 3 पार्ट कर देते हैं तो प्रत्येक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k 3k हो जाएगा। ऐसे ही 4 पार्ट कर देते हैं तो प्रत्येक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4k 4k इस प्रकार से हो जाएगा। सो आई कंप्लीटेड अबाउट दिस स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में किस प्रकार से स्प्रिंग का काटते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, और स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ डिफॉर्मिंग एजेंट। बाहर से कोई ऑब्जेक्ट जिसने स्प्रिंग को डिफॉर्म करने का कांड किया है, उस डिफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बात हो गई हैं। लेकिन बच्चों, स्प्रिंग फोर्स की लर्निंग हमारी अधूरी रह जाएगी अगर मैंने एक चीज़ नहीं बताई तो। कई बार क्या होता है, हम स्प्रिंग को इधर से भी खींचने वाला इधर से भी खींचने वाला ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं। यू आर हैविंग माई नोट्स, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर इन चीज़ों को बताया है, तो वो लर्निंग आप उसमें और जाके नोट्स पढ़ के और पक्की कर लीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को इधर खींच रहा है, इधर सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो बदले में स्प्रिंग ने भी इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है जी। इस ऑब्जेक्ट ने भी स्प्रिंग को इधर खींच दिया है 10 न्यूटन के फोर्स से, तो ये स्प्रिंग भी इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगा देगा 10 न्यूटन का। बहुत अच्छे से आपने जान लिया है। तो भाई कई बार क्या होगा, कई बार नहीं, तकरीबन क्वेश्चंस में इस प्रकार की बात कई बार ही बोलूँ, क्योंकि हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि एक साइड में दीवार है और दूसरी साइड में स्प्रिंग को खींचने वाला कोई और एजेंट है, कोई ब्लॉक या हाथ कुछ, और 10 न्यूटन के फोर्स से किसी हाथ ने स्प्रिंग को इधर खींच लिया।
तो भैया इस दीवार को देखकर आप कुछ और ना समझ जाना।